ख़वातीन जो बड़ा कॉन्शियस होती हैं, उनका कंसर्न होता है कि उनकी स्किन जो है वो क्लीन और वाइट रहे और इनकी एक्नी या स्कार की 2-3 किस्म के जो कॉमन इश्यूज़ हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक्नी ही है, जो कील वहाँ से चेहरे पे हो जाते हैं। ख़वातीन हैं तो उनमें कोई गायनेकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से एक्नी बन रही है। खाली वाटर की बजाय आप जूस भी ले सकते हैं, ऑरेंज जूस आप ले लें, नो शुगर वाला ले लें, वो इम्पॉर्टेंट है। असल में लेमन जो है ना वो एक लाइटनिंग एजेंट के तौर पर लोग लेते हैं। वो वाइटामिन टॉपिकल या ऊपर लगाने की चीज़ों से अक्सर स्कार नहीं जाता। तो उस वाइटनिंग चीज़ के नुकसानात भी आपको बहुत होंगे ना, वो केमिकल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर AR माडा, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी तारुफ की मुहताज नहीं हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर नादिया अली असगर। और इनका तजुर्बे की बात करें तो मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस रखती हैं और प्रोफेसर हैं डर्मेटोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्किन के हवाले से स्पेशली ख़वातीन जो बड़ा कॉन्शियस होती हैं, उनका कंसर्न होता है कि उनकी स्किन जो है वो क्लीन और वाइट रहे और इनकी एक्नी या स्कार के जिन ख़वातीन को मसाइल हैं तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपका बहुत मशकूर हैं कि थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे कासिम अली शाह फाउंडेशन में। और स्किन पे हम बात करना चाह रहे हैं कि ख़वातीन के जो स्किन के मसाइल है इनिशियली हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, आपने मुझे यहाँ दावत दी। अच्छा, ऐसा है डॉक्टर साहब के स्किन के मसले तो बहुत ज़्यादा है हमारे, और आपने कहा ना ख़वातीन के साथ साथ मर्द जो हैं हज़रात आजकल मर्द भी हाँ इसमें मुब्तला हैं। और 2-3 किस्म के जो कॉमन इश्यूज़ हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक्नी ही है, जो कील वहाँ से चेहरे पे हो जाते हैं लोगों के। और कई दफ़ा तो वो बच्चियों को प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं, जो कि ज़ाहिर है हार्मोनल जब सर्ज आती है तो उसके साथ साथ एक्नी कई लोगों को डेवलप हो जाती है। लेकिन इसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग ये लेते हैं कि भाई ये नॉर्मल है एक्नी, घर में यही कहा जाता है कि दाने तो निकलते हैं इस एज में और उसके बाद खुद ब खुद बेहतर भी हो जाते हैं, बट दे लीव पिगमेंटेशन। एक तो ये निशान छोड़ जाते हैं, दूसरा इनसे स्कारिंग भी हो जाती है। फिर एक्नी की और भी कई वजूहात हैं, यानी कि अगर 30s में आपको एक्नी आ रही है या 40s में आ रही है तो और इंटरनल मसलों की वजह से बॉडी में कई दफ़ा कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अगर ख़वातीन हैं तो उनमें कोई गायनेकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से एक्नी बन रही है। उसके साथ चेहरे पे फालतू बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कई दवाइयों के असरात की वजह से भी एक्नी बनती है। और बहुत कॉमनली जो लोग ऊपर चेहरे के प्रोडक्ट्स लगाते हैं गोरे होने के लिए कह लें या किसी फ्रेशनेस के लिए, तो उसकी वजह से भी एक्नी बन जाती है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करना तो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, लेकिन किधर एड्रेस करना और कैसे करना है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ओवर द काउंटर हमारे यहाँ तो हर दवाई मिल जाती है और साथ में ब्यूटी क्रीम्स भी मिल जाती हैं। इन ब्यूटी क्रीम्स में बहुत दफ़ा देखा गया है कि स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड एक ऐसा केमिकल है जो एक्नी करता है। तो जब ये लोग ओवर द काउंटर या किसी के कहने पे, हम एक दूसरे के कहने पे ले लेते हैं कोई ट्यूब और लगा लेते हैं, तो उसके बाद एक्नी कई दफ़ा वर्स हो जाती है। तो इस चीज़ को बहुत आगाही इसीलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को रोका जाए। और जो ब्यूटी क्रीम्स हैं उनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी हो जो देखे कि उनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, क्योंकि स्टीरॉयड के साथ साथ कभी कभी उसमें मर्करी भी होता है। और मर्करी जो है और ही ख़तरनाक एक केमिकल है जो हमारी बॉडी को अंदरूनी तौर पे भी डैमेज करता है। और अगर कोई चाइल्ड बेयरिंग एज की मदर है तो उसके लिए भी, बेबी के लिए भी आगे हार्मफुल होता है। ठीक है। अच्छा मैम, एक केमिकल जिसका हम नाम सुनते हैं कॉर्टिसोन, वो कितना हार्मफुल होता है स्किन के लिए? तो कॉर्टिसोन ये स्टीरॉयड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसको कॉर्टिसोन आम ज़बान में कहा जाता है, ठीक है। और ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स बेसिकली इस केमिकल का नाम है। इसकी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई माइल्ड है, कोई मॉडरेट है, कोई सवेयर है। जितनी इंटेंसिटी का आप स्किन पे लगाएंगे और बगैर वजह के अगर लगाएंगे सिर्फ गोरे होने के लिए, या फिर कह लें कि कोई छोटा मोटा निशान है किसी ने कह दिया लगा दिया, तो इसके असरात एक तो टॉपिकल यानी कि ऊपर लगाने के लिए जल्द को वो पतला कर देता है, इतना पतला कर देता है कि आपकी रगें नज़र आना शुरू हो जाती है, थिन हो जाती है स्किन। फिर बाल भी इससे चेहरे पे आ जाते हैं और एक्नी भी बन जाती है। अच्छा, घर पे अगर क्या कोई होम रेमेडी या घरेलू जो टोटके वो मौसर हैं इसकी ट्रीटमेंट में? क्योंकि बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि घरों में कोई अच्छी चीज़ जो अगर मिल जाए वो फेस पे लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे लेमन का जो ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो असल में लेमन जो है ना वो एक लाइटनिंग एजेंट के तौर पे लोग लेते हैं। वो विटामिन सी है ना उसमें, तो विटामिन सी वैसे तो स्किन के लिए अच्छा है, फ्रेशनेस देता है, लेकिन इरिटेंट भी हो सकता है। कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होगी तो वो लेमन लगाएंगे तो रेडनेस आ जाएगी, यू नो। तो और वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता, अनस्टेबल होता है, उसका असर बहुत देर तक नहीं रहता। तो ये एक टोटका ही है और एक्नी में ये हेल्पफुल नहीं है।
क्योंकि विटामिन सी वैसे तो स्किन के लिए अगर हम खा लें, ऑरेंज जूस पी लें तो वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम लेमन चेहरे पे लगाएं। तो बाकी लोग बेसन भी लगाते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कई दफ़ा हार्मफुल ही रहती हैं एक्ने में। अच्छा, आप एक्नी स्कार का जिक्र कर रही थी, तो एक्नी स्कार के को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? क्या कोई इसके प्रोसीजर्स भी हैं? तो थोड़ा सा इस पर भी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब स्कार जब एक दफ़ा हो जाता है तो हमें ज़ाहिर है एज डर्मेटोलॉजिस्ट उसको स्टडी करना होता है कि स्कार की टाइप क्या है। अब हर इंसान या हर कहना चाहिए ब्यूटिशियन या हर डॉक्टर भी उसको असेस नहीं कर सकता अनलेस कि वो स्पेसिफिकली कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो देखेगा कि स्कार की टाइप क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसके अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है। क्योंकि टॉपिकल या ऊपर लगाने की चीज़ों से अक्सर स्कार नहीं जाता, क्योंकि वो एक तो काफ़ी देर का होता है और उसके अंदर फाइब्रोसिस यानी कि स्किन थिक हो जाती है, अंडरलाइंग स्किन। तो ऊपर लगाने की, सतह पे लगाने की चीज़ उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। उसके लिए फिर हमें या तो माइक्रो नीडलिंग एक प्रोसीजर है, उसका सहारा लेना पड़ता है। उसके साथ कभी कभी PRP का शायद आपने नाम सुना हो, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, उसको कंबाइन करते हैं हम। और लेज़र्स भी हैं, CO2 लेज़र है, स्पेसिफिक लेज़र है। अब अगेन हर मशीन लेज़र की स्कार के लिए नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र CO2 लेज़र होता है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर एक्ने स्कार्स। इसी तरह कुछ और मेथड्स भी हैं, लाइक सब्सिशन एक मेथड है कि हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्कार टिश्यू को। बड़े कंट्रोल्ड मेथड्स हैं एंड दे हैव टू बी इन अ वेरी क्लोज्ड एंड हाइजीनिक सेटिंग। ऐसे नहीं है कि आप जाएं और जाके बस ये कराना शुरू कर दें ना, उसकी टिपिकल एक प्रोटोकॉल होती है इन सारे प्रोसीजर्स की, ताकि इनके कोई गलत नुकसानात ना हो किसी को जब वो ये ट्रीट कराए। एंड दीज आर नॉट वन टाइम प्रोसीजर्स, इनको हमें रिपीट करना पड़ता है। यानी कि अगर स्कार्स का ट्रीटमेंट अगर आप शुरू करवाएंगे तो आपको बहुत तसल्ली से 5-6 महीने लग जाएंगे, उसको बेहतरी तो आएगी लेकिन ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा। अच्छा नाज़रीन, आपके लिए अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं उसके नुकसानात की अब आज हम बात करेंगे कि अलार्मिंग सिचुएशन ये बन चुकी है कि ब्यूटिशियन के पास नंबर ऑफ़ पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वाइटनिंग क्रीम की बाज़ार में भरमार होती है, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। ये हमें नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट आया कि ये यूज़ेबल है भी नहीं। तो इस पर भी हम डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वाइटनिंग क्रीम जिस तरह से हार्मफुल इफ़ेक्ट छोड़ रही है माशरे में, स्पेशली जो लोग यूज़ कर रहे हैं वाइटनिंग क्रीम, और वो ये चाहते हैं कि उनका फेस जो है ना वो शाइन करे या ग्लो करे या वाइट करे, तो इस पे आप क्या टेक है? मेरे ख्याल से इस पे तो एक जो है ना हमें टॉक्स करनी चाहिए आप लोगों को, बल्कि ज़्यादा, और अवेयरनेस देनी चाहिए पब्लिक को कि वाइट इज़ नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल। कोई भी रंग अगर आपका है तो वो आपकी ग्लो अगर है, स्किन नीट है, आपके ये जो है एक्नी और ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो आपकी ब्यूटीफुल स्किन है। डोंट गो जस्ट फॉर द कलर। ये नहीं है कि सफ़ेद ही ठीक है और काला या डार्क स्किन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी फिर वही बात है, जब आप वाइट करना चाहेंगे तो उस वाइटनिंग चीज़ के नुकसानात भी आपको बहुत होंगे ना। वो केमिकल है जो कई दफ़ा आपने सुना होगा कि FDA अप्रूव भी नहीं है कुछ चीज़ें जो मार्केट में यूज़ हो रही हैं। खैर मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स भी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, और ये तो ड्रैग के अंदर आता है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, दे शुड कीप अ चेक एंड बैलेंस कि वो क्या डाल रहे हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और कोई भी ऐसी ट्यूब प्लीज़ ना लें, ये पब्लिक के लिए है, जिसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन ना हो। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अगर होंगे तो आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा और आप फिर वो चेक भी करवा सकते हैं कि क्या इसमें वाकई ये चीज़ें हैं। कुछ क्रीम्स हैं फॉर एग्जांपल, जिस तरह विटामिन सी का जिक्र किया था, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो अगर स्टेबल फॉर्म में किसी क्रीम का कंपोनेंट है तो दैट इज़ नॉट वेरी हार्मफुल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आर्बिट्रेन है, लिकोरिस है, कुछ केमिकल्स हैं जो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगेन स्टेरॉयड और मर्करी दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए वाइटनिंग क्रीम्स को बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए। और इतनी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है कि मतलब शादी के लिए भी लोग परेशान हैं, जो शादीशुदा हैं वो भी परेशान हैं। हस्बैंड कहता है कि जी मेरी वाइफ चाहती है कि आप गोरे हो जाएं, और वाइफ कहती है कि मेरा मियाँ चाहता है कि मैं गोरी हो जाऊं। बहुत सारे लोग इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। मैरिड के अलावा बच्चों वाले लोग भी इस चीज़ में अब परेशान हैं। पता नहीं ये सोशल मीडिया की वजह से शायद इतना सोशल मीडिया पे ग्लैमर है और लोग उसी को चाहते हैं कि शायद यही एक स्केल है, इस स्केल पे ले आए, ला के खड़ा कर दिया है। और बल्कि
क्योंकि ये मिसाइल बढ़ रहे हैं, मजबूर हो जाते हैं। अभी तो ये तलाक रेशो भी बढ़ रही है इसी मिसाइल की वजह से, क्योंकि ब्यूटी लोग चाहते हैं कि ज़्यादातर इस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाए। अच्छा, मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ कि लोग सन ब्लॉक भी यूज़ करना चाह रहे हैं, और सन ब्लॉक का फ़ायदा है क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी होता है, तो ये स्किन के लिए अच्छा है। इस एक यूज़ किया जाता है SPF, जो हम समझते हैं कि सन प्रोटेक्शन जो स्केल होता है, ये नंबर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड नंबर, क्योंकि एशियन पॉपुलेशन है तो यहाँ का इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्री। क्या समझती कि क्या नंबर होना चाहिए इस पर? देखिए, हमारी स्किन टाइप जो है ना यूजुअली 3 और 4 होती है। जो 1 और 2 स्किन टाइप्स होती है ना, बहुत फेयर स्किन होती हैं। जैसे जैसे हम स्किन टाइप के नंबर्स बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारी स्किन बर्न नहीं होती। 1 और 2 बहुत ज़्यादा सन बर्न होती है। आपने देखा होगा गोरों की स्किन जो है वो बहुत जल्दी जो है रेड हो जाती है और सन बर्न होती है, तो उनको तो हायर प्रोटेक्शन फैक्टर चाहिए होता है, क्योंकि मेलानिन जो एक कंपोनेंट है हमारी स्किन में जो हमें कलर देता है, वो उनकी स्किन में कम होता है। और मेलानिन अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्टिव भी होता है टुवर्ड्स सनलाइट, और सन की रेज में आपको पता है कि वो DNA इंस्टेबिलिटी या मतलब सन रेज डैमेज तो करती है थोड़ा बहुत। और आपने देखा होगा कि गोरों में स्किन कैंसर्स का रेशियो भी हमारे लोगों से ज़्यादा है, तो उनको हायर SPF लाइक 100+ चाहिए होता है। हमारी स्किन में 40+ इज़ फाइन, क्योंकि 40 है, 60 है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सन में खड़े होने का हमारा टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें हमें रेडनेस आती है स्किन पे, वो 40 टाइम्स प्रोलॉन्ग हो जाएगा जब व्हेन यू विल बी वेयरिंग अ सन ब्लॉक। और एक तो केमिकल सन ब्लॉक्स है ना जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नहीं यूज़ करते वो हैं हैट्स। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ में हैट्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, और हमारी भी क्लाइमेट ऐसा है कि वी शुड बी यूजिंग हैट्स या फिर कोई स्कार्फ, सन ग्लासेस, इवन छतरी। हम छतरी को समझते हैं जैसे वो कोई एक मजाक वाली चीज़ बन जाती है, लेकिन अम्ब्रेला कैन बी अ वेरी गुड फिजिकल बैरियर्स है ना ये। तो ये फिजिकल बैरियर्स भी कंबाइन करने चाहिए लॉन्ग विद द सन ब्लॉक, क्योंकि सन ब्लॉक थोड़ी देर बाद आपने रीअप्लाई करना होता है। स्पेशली अगर आपको पसीना आया है, आपने वज़ू किया है, मुँह धोया है, तो आप रीअप्लाई करें, तभी वो इफ़ेक्टिव रहता है थ्रू आउट द डे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाले मेथड्स भी यूज़ किए जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि उनकी स्किन किस तरह से हेल्दी अपनी स्किन को रख सकते हैं। वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, फ्रूट किस तरह से आप इस्तेमाल करने चाहिए, सब्जियाँ क्या क्या होनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, वाटर तो आप जितना पिएंगे उतना ही अच्छा है, ये तो सबको पता है, दिस इज़ अ नोन फैक्ट। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम भी होती है, वो वाटर इनटेक इतनी नहीं कर सकते, तो खाली वाटर की बजाय आप जूस भी ले सकते हैं। ऑरेंज जूस आप ले लें, नो शुगर वाला ले लें, वो इम्पॉर्टेंट है। या कोई भी जूसेस जो हैं वो फ्रेश तो रखते हैं। नींद पूरी करें, उससे बहुत इंपॉर्टेंट जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं और स्किन फ्रेश हो जाती है। और डाइट में फ्रूट्स, जितने विटामिन C वाले फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल यही जिस तरह ऑरेंजेस की मैंने बात की, गवावाज हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं जो फ्रूट में। और ये न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा इसके ऊपर बहुत बात करते हैं, लेकिन ये कि सैलेड्स और जितनी भी है ना लो प्रोटीन कह लें चीज़ें, वो अच्छी होती हैं स्किन के लिए, क्योंकि उनके अंदर सारे विटामिन्स का मिक्सचर आपको एक मिल जाता है। कोई सीरम या मल्टीविटामिन रिकमेंड करना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें जो हेल्दी हो सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में से? नहीं, मैं बाय नेम तो कोई नहीं रिकमेंड करूँगी। मैं ज़्यादा कहूँगी कि जो हम लोग माशाल्लाह से अल्लाह ने हमें इतनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दी है हमारे खत्ते में, कि हम अगर वही इस्तेमाल कर लेंगे ना तो हमें मल्टीवाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 2-3 चीज़ें जिस तरह विटामिन C तो खैर हम इतना चेक नहीं करते, लेकिन हम आयरन कंटेंट अपना चेक कर सकते हैं। फेरेटिन लेवल्स अगर करा लें, अगर कोई पेल है, उसके अंदर ब्लड की कमी है, तो ज़ाहिर है उसकी स्किन भी वैसे ग्लो नहीं करेगी। तो हीमोग्लोबिन और फेरेटिन नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो कम है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स लें। और विटामिन D इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन, और जिंक इवन हेयर के लिए, स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाले विटामिन आप रिकमेंड हम करते हैं। विटामिन D है, जिंक है, इनका इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। और स्किन का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव होता है, तो इसी तरह डॉक्टर साहब को हमने मदऊ किया और उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से और आसान ज़ुबान में हमें आगाह किया कि किस तरह से हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, और कौन से ऐसे जो मल्टीविटामिन्स हैं, कौन से सीरम्स हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, या जो नॉर्मली हम वाटर का जो इंटेक करना चाहिए वो कब करना चाहिए, और गर्मियों में स्पेशली हमें वाटर का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज का जो सेगमेंट है अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं आज का जो सेगमेंट आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने